नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट, जिसमें हम बात करेंगे तेज के शंखनाद की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में सूबे में राजनीतिक दलों की बढ़ती सरगर्मियों ने सियासी पारे को और हवा दे दी है। उधर महाकौशल से आज देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बजा दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने रणबांकुरों के साथ मिशन तेज का शंखनाद कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की सियासी जमीन इन दिनों किसी रणभूमि से कम नजर नहीं आ रही है। सियासी दलों के रणबांकुरों ने विधानसभा चुनाव के रण से पहले अपने तरकश में रखे तीरों की धार तेज कर ली है। जिस तरह अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, उसी तरह इन सियासी योद्धाओं के निशाने पर मध्य प्रदेश की सत्ता है। उधर मध्य प्रदेश में सत्ता का वनवास काट रही कांग्रेस ने सत्ताधारी दल को घेरने के लिए अभेद चक्रव्यूह की रचना करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने आज जबलपुर से अपने चुनावी रण का ऐलान कर दिया है। भ्रष्टाचार आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर में हैं। यहां उन्होंने चुनाव अभियान का शंखनाद करने से पहले मोक्षदायिनी नर्मदा नदी के तट पर करीब 101 पंडितों के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। उधर प्रियंका गांधी ने शहीद स्मारक पर आयोजित हुई सभा के दौरान प्रदेश सरकार पर शब्दों के कई तीर चलाए। आरोपों की बौछारों के बीच प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार को घोटालों की सरकार बताया। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने महाकाल कॉरिडोर निर्माण में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में हो रहे घोटालों का असर सीधा आम आदमी पर पड़ता है। भ्रष्टाचार आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। आप नेताओं को मजबूर करिए कि जब इस मंच में खड़े होते हैं तो आपके सामने सच बोले, नहीं तो आप उनको सत्ता से निकाल देंगे। यही आग्रह है मेरा आपसे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि प्रदेश में बीजेपी कई सालों से बनी हुई है, जिसके कारण उसके नेता आलसी हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने लाडली बहना योजना पर भी निशाना साधा। 18 सालों से ये सत्ता में है, तो आप सोचिए, जब इतने सालों से कोई सत्ता में रहता है तो एक आलस सा हो जाता है। वो सोचता है कि वो कभी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, कि वो निकलेगा नहीं सत्ता से। और ये इनके व्यवहार में स्पष्ट दिखने लगा है। जैसे कुछ दिनों पहले यहां आकर उन्होंने एक महिलाओं के लिए एक अनाउंसमेंट की, तो इसलिए की क्योंकि 6 महीने में चुनाव आ रहा है। भाई, तुम्हारी 5 साल से सरकार थी, 3 साल से तुम चले आ रहे हो, सरकार चला रहे हो, तो तुमने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? इस समय करने की क्या जरूरत है? इधर प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी नेता निशाना साध रहे हैं। ये कह रहे हैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको गंभीरता से कहता हूं, 2018 में इन्होंने घोषणा की थी कि हम हर गैस सिलेंडर पर 100 रुपए माफ करेंगे। 15 महीने की सरकार में आधा पैसा माफ किया था क्या? ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों मदारी, ये इकट्ठे होते हैं, रात को मिलते हैं, फिर योजना बनाते हैं कि तुम ये डमरू बजाना, तुम ये डमरू बजाना, मैं ये झूठ बोलूंगा, तू ये झूठ बोलना। संस्कारधानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। 2023 का साल मध्य प्रदेश के भविष्य के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। साल का अंत ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन सा दल हुकूमत करेगा। बिन पानी मछली की तरह सत्ता पाने के लिए तड़प रही कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचने के लिए हर जतन कर रही है, लेकिन ये जतन जनता को कितने लुभाते हैं, ये चुनाव के परिणाम का दिन ही तय करेगा।
स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। तो शंखनाद 23 का अब शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जब जबलपुर पहुंची तो कई सारी घोषणाओं की झड़ी भी लगा दी और ऐसा ही कुछ बीजेपी में देखने को मिल रहा है। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी से। मैं पांडे साहब, प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची, उत्तर प्रदेश चुनाव में एक नारा उन्होंने दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज जबलपुर पहुंची और कह रही हैं कि वोट मांगने नहीं पहुंची हैं, जनता को जागरूक करने के लिए पहुंची हैं। क्या जबलपुर की जनता जागरूक नहीं है? राम पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राम पांडे जी सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राम पांडे साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है राम साहब से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख मैं कर लेता हूं। आशीष साहब, 23 का शंखनाद शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वोट मांगने नहीं आई हैं, जनता को जागरूक करने के लिए आई हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की तरफ से भी लंबी झड़ी लग चुकी है, तमाम घोषणाएं दावे वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव में इस बार जो राजनीति हो रही है वो पैशन क्रम कम, प्रोफेशन ज्यादा समझ में आती है? देखिए, राजनीति तो होती है चुनाव के समय और ये इस बार भी जो है नई तरह की रंगत के साथ हो रही है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो इसके पहले पीछे से जो चुनाव हुए कई राज्यों के, उनका पैटर्न भी देखना होगा कि वो राजनीति इसी तरह से हुई है। पिछले 5, 6, 7 सालों में हम देखें या अभी हाल के 1.5-2 साल में देख लें, जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें किसी भी दल ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है वादे और घोषणाएं और लोक लुभावन चीजें पेश करने के लिए। तो जिसका जहां दाव लगा, जिसका जहां पर विश्वास जम गया लोगों पर, उसने सरकार बना ली। तो अब अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी ये बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर दोनों दल इस तरह के वादे कर रहे हैं तो उन वादों के पीछे एक ठोस अर्थशास्त्र यदि वो पेश करें तो वो ज्यादा विश्वसनीय हो जाएगा और एक नया पैटर्न सेट करने वाला हो सकता है। क्योंकि जो ये वादे हैं और मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थितियां हैं और भी जो दूसरी परिस्थितियां साथ में जुड़ती रहती हैं, तो उसको लेकर के कई बार क्या होता है कि जैसे मतदाता को भी एक दुविधा सी हो जाती है, भ्रम हो जाता है। कई बार बहुत साफ उसका मानस नहीं बन पाता, एन वक्त पर उसको लगता है मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, ये वादा अच्छा कि वो वादा अच्छा। तो अब लेकिन इसकी ये सिर्फ एक आदर्शवाद है, इसकी अपेक्षा ही की जा सकती है। ऐसा होता नहीं है कि कोई अपना पूरा आर्थिक खाका पेश करे कि मैं इस तरह से पैसे दूंगा, उस तरह से दूंगा। तो मध्य प्रदेश में जो योजनाएं लागू की जा रही हैं या घोषणाएं की जा रही हैं या सरकार कर रही है या सरकार में आने के लिए आतुर कांग्रेस कर रही है, जो भी कर रही है वो अगर इस तरह से एक नया उदाहरण सेट करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो ताजा राजनीतिक संदर्भ है उसमें ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बात कई बार सामने कई तरह से भी आई है सामने कि अभी चूंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से एक दल की सरकार है तो उसको एक स्वाभाविक तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। तो कई राज्यों में तो 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी से सरकारें चपेट में आ जाती हैं। मध्य प्रदेश में वो चीजें नहीं है, लेकिन सरकार जो है, मौजूदा सरकार, उस एंटी इनकम्बेंसी को समझते हुए या उसकी संभावना देखते हुए वो हर पैतरा अपनाने की कोशिश करेगी जो जनता को उस तरह की चीजों से दूर कर सके या उस तरह की भावना से दूर। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में ये चीजें हैं, क्योंकि कांग्रेस को एक बार सरकार ने पिछली बार जनता ने मौका दिया था और बीजेपी को भी यही आशंका है कि 2018 का चुनाव परिणाम बहुत अंतर वाला नहीं था। उसके बाद जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की सरकार बनी, उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को अब यह साबित करना है 2023 में कि 2020 में जब वो सरकार में आई थी, जिन भी परिस्थितियों में आई, बैकडोर से आई, जैसे भी आई, उसको साबित करना है कि उसकी जो सरकार में वापसी थी वो कितनी जायज थी और कितनी विश्वसनीय थी। तो ये चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात प्रियंका गांधी की, जो उन्होंने आज कहा, तो ये बात भी सही है कि लोकतंत्र होता ही इसलिए है कि कई बार बदलाव अच्छे के लिए भी होता है, परिवर्तन भी
ठीक हो जाते हैं, कई बार जनता के पास यही सिर्फ एक अधिकार होता है। तो जो उन्होंने जागरूक करने की बात की, प्रकारांतर से उनका मतलब यही है कि लोग कांग्रेस को की तरफ देखें। तो सवाल ये है कि वो जो विश्वसनीयता है दोनों ही दलों की, ये चुनाव तो घोषणाएं तो दोनों की बहुत सारी हैं, तो ये चुनाव विश्वसनीयता का भी है और चेहरों के प्रति जो जनता का भाव है उसको साबित करने वाला है। चलिए ठीक है, वापस से आपके पास आऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी ठीक है। राम साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तब उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज जबलपुर पहुंची, नर्मदा घाट में आरती के दौरान उन्होंने भाषण दिया, कहा कि जनता को मैं वोट मांगने नहीं आई हूं, जनता से, जबलपुर की जनता को जागरूक करने के लिए आई हूं। उनकी जागरूकता शब्द से क्या समझा जाए कि कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं जनता को उस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि बीजेपी की घोषणाओं पर? जी, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि उन्होंने कहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, और हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ कि 40% लड़कियों को विधायक का एक साथ यूपी में टिकट दिया गया। उन्होंने एक वहां इतनी हिम्मत दिखाई कि 40% लड़कियों को वहां टिकट दिए गए। और ऐसा नहीं है कि यूपी में हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन वो लड़कियां आगे आने वाले समय के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए लीडर बन चुकी हैं। और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद भी प्रियंका गांधी जी ने साबित कर दिया कि हाँ, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यूपी में जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन प्रियंका गांधी ने हिमाचल जीत कर दिखाया। यूपी में जो हो गया सो हो गया। लेकिन पांडे साहब, मध्य प्रदेश में ऐसे सरकमटेंसेस नहीं बनते हैं ना, क्योंकि कई सारे आरोप कांग्रेस के लीडर पर लग रहे हैं। अभी बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को जबलपुर की महिलाओं से, बल्कि प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो उन लोगों के साथ मंच साझा कर रही हैं जो महिलाओं को अलग अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये बीजेपी से हमें क्या लेने देना, उनकी हम सुनेंगे तो फिर हो गया काम। उनका काम तो है फर्जी बातें करना। फर्जी पार्टी है, गंदी पार्टी है, तो वो तो ऐसी बातें, बेहुदा बातें करेगी ना। उनको थोड़ी दिखाई देता है कि ये साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जो है कि हमारे हिंदुस्तान की बेटियां हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम किया है, और शिवराज सिंह और उनका मंत्रिमंडल एक बलात्कारी दुष्कर्मी ब्रजभूषण का साथ दे रहा है। इनके पूरे मंत्रिमंडल से, शिवराज से एक मुंह से एक शब्द नहीं निकला हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए। आशा कार्यकर्ता ग्वालियर में मिलने के लिए शिवराज सिंह जैसे गई, नहीं मिले, जबरदस्ती मिलने पहुंच गई, उन सबको बर्खास्त कर दिया, नौकरी से ही बाहर कर दिया। भोपाल में गई मिलने, उनके डंडे उनके ऊपर बरसा दिए गए। तो ये फर्जी पार्टी की बातें मैं सुनने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तो अपनी बात कहना है और आपके जो सवाल है उनका जवाब दे सकता हूं। ये फर्जी पार्टी के जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। प्रियंका गांधी जी आई हैं, वो उस खानदान से रिश्ता रखती है जिस खानदान ने देश की आजादी में योगदान दिया। उनका पूरा परिवार देश की आजादी के लिए जेल में रहता था, देश को आधुनिक भारत बनाया। उनके पिता इस देश पर शहीद हो गए। कर्नाटक में उन्होंने विजय दिलाई, और जितने भी ये दल बदलू थे जो 35-35 करोड़ में बिके थे, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग एक जैसी है। मध्य प्रदेश कोई हिंदुस्तान के बाहर नहीं है, दोनों ही, कर्नाटक मध्य प्रदेश दोनों हिंदुस्तान में। चलिए ठीक है, राम साहब वापस से आऊंगा आपके पास। सारे के सारे हार गए थे। पांडे साहब वापस से आपके पास आऊंगा। बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र साहब, पूरी बात आपने राम साहब की सुनी है। प्रियंका गांधी जबलपुर जाती हैं, वहां पर जनता से कहती हैं जनता से वोट मांगने नहीं आई हैं, जागरूक करने के लिए आई हैं। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता कहते हैं प्रियंका गांधी को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने तो ऐसा कोई भी वक्तव्य, कोई भी टिप्पणी नहीं की जिस वजह से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर आरोप उनके नेताओं पर है तो उनके नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, देखिए, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने आए थे और उन्होंने कहा कि 10 दिन में किसान कर्जा माफ नहीं हुआ, बदल दूंगा। 15 महीने सरकार रही, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। अब कांग्रेस को ये पता है कि राहुल गांधी इलेक्टेड हो गए तो आगे ले आए। और मुझे आश्चर्य होता है कि गांधी परिवार के ऊपर जब चुनाव आता है तब इनका हिंदुत्व जाग जाता है। चुनाव से पहले ये राहुल गांधी कहते थे जो मंदिर जाते लड़कियां छेड़ते हैं, और अब ये लोग मंदिर जाने लगे। प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया, ये राम भाई ने स्वीकार कर लिया। 400 में से 384 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, नेताओं को इन्होंने खत्म कर दिया। मैं तो शुभकामना देता हूं प्रियंका जी को, ऐसा प्रयोग मध्य प्रदेश में भी करे, चाहे
सफाया हो जाए। कांग्रेस को साफ करने के लिए प्रियंका जी आई हैं। तो रही बात माफी मांगने की, तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने क्या पंचमाल नहीं कहा इनकी सांसद को, ऐसा व्यक्ति के साथ मंच शेयर कर रहा, तो प्रियंका गांधी ने क्यों मंच शेयर करने दिया गया? और राम भाई कह रहे हैं भाजपा की बातें को नहीं सुननी, मत सुनो। आपके उमंग सिंगार पर बलात्कार हत्या का केस लगा है, आपकी पार्टी में क्यों है? और भाई उमंग सिंगार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया कोई है, सबसे बड़ा भू माफिया कोई है, सरकार का सबसे बड़ा दलाल कोई है, तो दिग्विजय सिंह भाजपा के व्यक्ति ने कहा, उमंग सिंगार ने कहा है। तो राम भाई अपनी पार्टी के विधायक की बात सुनने। अब दोनों मामलों में क्या करेंगे, ये इनको तय करना है या प्रियंका जी को तय करना है। कुल मिला के प्रियंका जी भी एक शो करने आई थी, तो हो गया, इन्होंने भीड़ जुटा ली, पर उनकी बातों में मध्य प्रदेश का भ्रम में नहीं आने वाली। 15 महीने के कुशासन जनता ने देखा है, वल्लभ भवन कैसे दलाली का अड्डा बना ये लोगों ने देखा है, कैसे विकास की योजना बंद हो गई ये लोगों ने देखा है, कैसे गरीब कल्याण की योजना बंद हो गई ये लोगों ने देखा है। कि कुछ भी शो करते रहे, भीड़ तो आ जाती है, पर इनकी बातों के, इनके बहकावे में मध्य प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। ठीक है, राम पांडे साहब, मध्य प्रदेश की जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में ये अब विश्वास आ गया है? क्योंकि सर्वे के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे से सुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी के लिए इस बार चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखिए, ये झूठों को जवाब तो ईश्वर ही नहीं दे सकता है, इतने झूठे लोग हैं। मैं तो स्वराज एक्सप्रेस से कहता हूं कि ये जो किसान कर्ज माफी है, इसके ऊपर आप एक अपनी तरफ से बात रख दीजिए। आप भी जानते होंगे कि इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है, 11,000 करोड़ से कर्जा माफ हो चुका है किसानों का। लेकिन इन झूठे लोगों को कौन समझाए, हर बात पर ये झूठ बोलते हैं। ये महिलाओं के, इनकी महिलाएं बैठी रहती हैं बेचारी, और इनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी उनके पैर पकड़कर खींचते हैं, और जो दूसरों को पाठ सिखा रहे हैं। आपको नहीं इसका संज्ञान हो तो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। इनके गृह मंत्री महिलाओं का इतना अपमान करते हैं, महिलाओं के पैर पकड़कर मंच पर खींचते हैं, और ये हमें चरित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और एक मंत्री को तो आपने, महिलाओं तो छोड़ो, वो पुरुषों को भी नहीं छोड़ते थे, वो आजकल आपकी पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसे हजारों मामले हैं। और ब्रजभूषण सिंह तो आपके सामने साक्षात है, जो बलात्कारी संसद में प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हुआ है, महिलाओं पर ज्ञान फैल रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं को बर्खास्त कर रहे हैं, महिलाओं पर डंडे बरसा रहे हैं, और महिलाओं की हमसे बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है इनको? प्रियंका गांधी पर उंगली उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी स्वयं अपने आप में एक महिलाएं हैं। कितना इन्होंने तो एक महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती, लेकिन राम साहब, कांग्रेस की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं वो बीजेपी पार्टी की घोषणाओं के बाद ही की गई है, कहीं ना कहीं इसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही? अरे बीजेपी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के बाद हुआ है। इन्होंने क्या ये जो जितनी भी इनकी घोषणाएं हैं, राम साहब वापस से आऊंगा आपके पास वापस से आऊंगा। चर्चा अपने अंतिम दौर में है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष साहब, आपसे आखिरी सवाल में समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जो राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं सेवा कम पेशा ज्यादा बनती जा रही है। घोषणाएं तो लगातार हो रही हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हो रही, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये घोषणाएं चुनाव के बाद तक जारी रहेंगी? 2023 का शंखनाद तो शुरू हो गया है, लेकिन ये शंखनाद कब तक कायम रहेगा? नहीं, देखिए, अभी घोषणाओं का तो ऐसा है कि एक ये मुझे ऐसा लगता है कोई सरकार या कोई भी व्यक्ति जब लंबे समय तक पूरे साल भर पढ़ाई करता है, मान लीजिए, तो परीक्षा की रात को पूरी रात जागता नहीं है, वो एक रिवीजन करता है और परीक्षा देता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जब इतनी सारी घोषणाएं हो रही हैं तो सरकार को क्या अभी ऐसा लगता है कि कसर रह गई? उसके पास तो 18 साल का एक चमकदार रिकॉर्ड होगा ही, जिसके जरिए वो कर सकती है। और अगर ये घोषणाएं भी हो रही हैं तो मैं इस घोषणा का विरोध भी नहीं करता कि ठीक है, आप महिलाओं को 1,500, 2,000 दे रहे हो, 1,000 दे रहे हो, 3,000 की बात कह रहे हो। मैं कहता हूँ 30,000 रुपये महीना दो ना महिलाओं को, लेकिन किसी और आदमी की जेब नहीं कटना चाहिए टैक्स की वजह से। आप दीजिए ना जैसे देना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अर्थशास्त्र उसका सामने रखिए जनता के, और खुले मन से लोगों को बांटिए ना। लेकिन ये नहीं कि किसी की जेब से निकाल लिया, किसी की जेब में डाल दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया, बिजली बहुत बढ़िया बात कही आशीष साहब आपने चाहिए ना कि दूसरी तरफ अगर रियायत दे रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता की जेब से दूसरे तरीके से पैसा निकाल लिया जाए। अगर दूसरे तरीके से पैसा निकाल लिया जाता है तो बात तो वही पड़ जाएगी, जनता वापस से महंगाई की भार
झेल ही रही है और आगे भी झेल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का। बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे 23 के शंखनाद की। शंखनाद शुरू हो चुका है, दावे और वादों की झड़ी भी लग चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता इन दावों और वादों पर भरोसा करके किस पार्टी के सर पर जीत का सेहरा सजाती है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।